जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी को हम पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे। और हम सारे मेजर मेजर टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि कंजप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। हम किस तरह से देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर को और करंट ईयर से। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 की बात करूँगा। और मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इनकी जीडीपी की ग्रोथ कितनी रही थी लास्ट ईयर। जीडीपी की ग्रोथ कितना रहा था, वो रहा था करीबन 7.7%। इसके पीछे रीजंस थे बहुत अच्छे। ये इतनी अच्छी ग्रोथ है तो उसके देखो कि बड़े बड़े जो नेशंस होते हैं ना, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन, जर्मनी, जो बड़ी बड़ी नेशंस है वहाँ पर भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है जितनी इंडिया में हुई थी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। इसका रीज़न था, पहला था स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन। स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन मतलब कि आम आदमी की जेब में पैसा था, उसने बाइक भी खरीदी, उसने कार भी खरीदा, उसने टीवी खरीदा, उसने एसी खरीदा, उसने फ्रिज खरीदा, सब कुछ उसने खरीदा। ठीक है, और ऐसा खरीदने से क्या होता है ना, फैक्ट्री के पास में ऑर्डर जाता है। भाई एसी की कोई एसी खरीदेगा तो उसी की फैक्ट्री जो होगा उसको तो ये समझ आएगा ना, भाई मेरे मार्केट में बहुत माल बिक रहा है तो मुझे और मार्केट में माल बनाना चाहिए। ऑर्डर जाता है तो वो नई हायरिंग करता है, वो नई जॉब्स क्रिएट करता है। जो नई जॉब्स क्रिएट करता है उसके पास सैलरी जाएगी उस नए पर्सन के पास में, तो वो भी अगर एसी खरीदेगा। इस तरह से इकोनॉमी बूम करती रहती है। इसलिए हमारी जो नंबर थे काफ़ी अच्छा है। सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट किसने किया, प्राइवेट ने भी किया और गवर्नमेंट ने भी किया। प्राइवेट ने कैसे किया, प्राइवेट कंपनी ने जो बिजनेसेस थे, मैं प्राइवेट को बिजनेस कहता हूँ सिंपल भाषा में, बिजनेस ने क्या किया, नई फैक्ट्रियाँ डाली, नई मशीनरी खरीदी, नए टूल्स वगैरह खरीदी ताकि वो अपना प्रोडक्शन और बढ़ा सके। गवर्नमेंट ने भी कैसे किया इन्वेस्टमेंट्स, रोड बनाए, एयरपोर्ट बनाए, पोर्ट्स वगैरह बनाए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई जिससे कि लोगों के पास पैसा गया और अगेन उन्होंने इकोनॉमी वो पैसा रोटेट हुआ, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी बूम करी। इसलिए हमारे पास इतने अच्छे नंबर है। हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो सर्विस सेक्टर था वो भी काफ़ी अच्छा इसने मूव किया, मतलब उसका जो एक्सपोर्ट था हमारा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमारे पास इतने अच्छे नंबर है। और क्या रीज़न था, फोर्थ रीज़न हम देखेंगे कि हमारे पास में लो था क्रूड ऑयल का प्राइस। भाई लास्ट ईयर तो कोई वॉर वगैरह चल नहीं रहा था, तो हमारा जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो कम ही था। इससे क्या हुआ, हमारा इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में रहा, जिससे हमें लोग भागों को चीज़ें सस्ती मिली तो लोगों ने और ज़्यादा खरीदने की कोशिश की, जिससे हमारा जो हमारी जीडीपी थी वो काफ़ी अच्छी मूव करी यहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे अच्छा मानसून था लास्ट ईयर में। अच्छा मानसून से क्या होता है ना, देखो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। तो फार्मर की इनकम अगर बढ़ती है तो रूरल डिमांड बढ़ती है। रूरल मतलब फार्मर गांव में रहता है, इसलिए रूरल का डिमांड मतलब होता है वो खरीदेगा जा करके। अगर जेब में पैसे होंगे तो खरीदेगा, सही बात है। और पिछले साल एग्रीकल्चर अच्छा था तो उसके पास में इनकम अच्छी थी, तो उसने रूरल डिमांड काफ़ी अच्छी की, उसने काफ़ी ज़्यादा खरीदा। जैसे ही खरीदेगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी, इसलिए हमारे पास नंबर है कि 7.1% का मूव वहाँ पे अच्छा खासा हुआ है। और क्या हुआ, सिक्स, हमें मॉनेटरी पॉलिसी से काफ़ी हेल्प मिला था। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई ने क्या किया कि रेपो रेट को कम किया। इससे क्या हुआ कि लोन सस्ते हुए, लोगों ने खूब दबा के लोन लिए और लोन लेने के बाद में लोगों ने डिमांड क्रिएट की। मतलब कि मैं बैंक में गया और लोन लेके आया, और लोन लाने के बाद मैंने ऐसे खरीदा, मैंने बाइक ली ईएमआई पे, मैंने मोबाइल खरीदे। उससे क्या हुआ, अगेन इकोनॉमी चलती रही, क्योंकि आप जैसे खरीदोगे तो फैक्ट्री पास ऑर्डर जाएगा, वो नई हायरिंग करेगा, पैसा घूमता रहेगा। पसंद में आई नहीं है। ठीक है, 7 क्या हुआ, फिस्कल पॉलिसी ने काफ़ी हेल्प किया। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इनकम टैक्स में रिलीफ दिया था लास्ट ईयर, सही बात है, हमें 12 लाख तक की छूट दे दी थी। सेकंड इन्होंने किया कि एक तो इनकम टैक्स में इसने रिलीफ किया था और इसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया। ठीक है, मतलब कि लोगों के सीधे बैंक खाते में पैसा गया डायरेक्टली। इससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने नई शॉपिंग्स वगैरह करी, और इससे जो प्राइवेट कंजप्शन बढ़ा और लास्ट में हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये 7 रीजन है जिसकी वजह से हमारे लास्ट ईयर की इकोनॉमी काफ़ी बेटर मूव करी। लेकिन इस साल क्या प्रॉब्लम हो रही, इस साल है ना, आरबीआई ने फोरकास्ट किया। आरबीआई ने बताया कि हमारी इस साल में कितनी जीडीपी रहने वाली है। उन्होंने कहा कि 6.6% रहेगी, मतलब कि लास्ट ईयर से 1.1% कम हो जाएगी। हमारी जीडीपी गिरने वाली है, थोड़ी डाउन होगी। ऐसा क्यों हुआ, उसके रीजंस ने बताया। इसने कहा कि वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोबल का जो ट्रेड है, जो सप्लाई चेन है, वो सारी से डिस्टर्ब हो गई है। मतलब कि जो हमारे शिप वगैरह इजीली जा रहे थे, अगर मुझे यूके में अपना
कोई शिप भेजना है इंडिया से, तो मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ऊपर आएगा ईरान और नीचे आएगा यूएई और यहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आएगा। लेकिन चूंकि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो मेरा इजीली वहाँ से शिप जा नहीं रहा है, तो हमारा पूरा ग्लोबल ट्रेड खत्म हो चुका है, सप्लाई चेन खत्म हो चुकी है। इसकी वजह से हमारा जो जीडीपी वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। सेकंड बताया कि ऑयल प्राइस है इस साल बहुत ऊपर जा चुकी है। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, हमारा इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और हमारे कई सारे सेक्टर से तो इससे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर होता है, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगा तो। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है इसलिए वो डाउन होने वाली, ये कहने का मतलब है, ठीक है। देखो एक क्या हुआ ना कि वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने ब्लॉक कर दिया, किसने, इराक ने। इससे क्या हुआ कि जो शिप थी वो ईजिली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस नहीं कर पाती, वो डर रही थी कि मेरे पे कोई बॉम्ब नहीं फाड़ दे, मेरे पे कोई मिसाइल नहीं मारने। तो क्या है ना, लेकिन कुछ ऐसी शिप्स थी जो कि कह रही कि हम जाने को तैयार है, भाई हम क्रॉस करने के जाने के हम रिस्क लेंगे, लेकिन हम फ्राइट कॉस्ट है उसको बढ़ा देंगे। मतलब हम हमारा जो किराया था ना, जो कि देखो कोई माल जाएगा तो शिप के द्वारा जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई शिप रिस्क लेने को तैयार है तो वो अपना इस बार को कहेगा नहीं यार मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, इस बार मैं ज़्यादा किराया लूँगा, क्यों, क्योंकि मैं रिस्क लेने को तैयार। तो हमारी जो फ्राइट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई। फोर्थ क्या होगा, हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट जो था वो बढ़ गया। आप बाइक को नहीं घुमा सकते हो रोड के पे, आप रोड पे बाइक नहीं चला सकते हो, कार नहीं चला सकते हो रोड पे अगर आपका इंश्योरेंस नहीं हो। तो सोच के बता ओशन कैसे चलाओगे आप, ओशन में बिना इंश्योरेंस के कोई चल सकता है, ये कोई शिप नहीं चल सकती। आपकी बाइक जब रोड पे नहीं चल सकती तो इंटरनेशनल वाटर में कोई शिप जा सकती है, बिल्कुल नहीं जा सकती, वहाँ पे इंश्योरेंस कराना ही पड़ता है। अब सोच के देखो, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि ये शिप फूटने वाला है, तो वो अपना प्रीमियम बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, इसलिए इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होता जा रहा है। और क्या रीज़न है, आई एम रियली सॉरी, और क्या रीज़न है यहाँ पे, एल नीनो आ रहा है। एल नीनो की वजह से जो मानसून है वो काफ़ी वीक होगा, और मानसून वीक होगा यहाँ पे तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर का मतलब इनकम कम हो जाएगा, तो रूरल डिमांड कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी कम हो जाएगी, ये कारण है। और सिक्स्थ कारण है कि हमारा जो रुपी है वो काफ़ी वीक परफॉर्म कर रहा है, जिससे हमारे जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है ना। और चूँकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, क्या ऑयल वगैरह काफ़ी इंपोर्ट करता है ये, तो हमारे पे बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है, इस वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। तो सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, हम सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। एक बार फिर से देख लो इसको, ये आपके लिए थोड़ा इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर एक बार पढ़ोगे ना तो पूरी इकोनॉमी समझ में आती है इससे, ठीक है। हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एमएसएमई को सपोर्ट करना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कैसे करेंगे, इनको क्रेडिट वगैरह अप्लाई करें, इनको लोन वगैरह दिए, जिससे कि ये अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी उसको बढ़ा सके, अपना मार्केट को बढ़ा सकें। और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, फर्टिलाइज़र पे, सेकंड हो जाएगा, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देनी चाहिए। क्यों, देखो जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है ना तो फर्टिलाइज़र बनता है क्रूड ऑयल से, अगर क्रूड ऑयल महंगा है तो फर्टिलाइज़र भी महंगा पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर जो फार्मर है ना वो तो कहेगा भाई मेरे को फर्टिलाइजर लेना ही नहीं है, तो उसकी प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देनी चाहिए। और क्या हो जाएगा, थर्ड, गवर्नमेंट को एनर्जी सिक्योरिटी करनी चाहिए। कैसे करेगी वो, डाइवर्सिफिकेशन से। भाई आप सिर्फ और सिर्फ है ना ये अरब कंट्री से तेल लेना बंद करो, आई एम रियली सॉरी, अरब कंट्री से तेल लेना बंद करो, दूसरी और कंट्रीज़ की तरफ भी आप जाओ, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाए। और क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए, मतलब कि कंपनीज़ को प्रमोट करना चाहिए, कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहिए कि वो नई नई कंपनियां खोलें। उनको जगह जगह पे फॉर्म सबमिट नहीं करना है, एक जगह पे फॉर्म देंगे वो और इसीलिए उनका कंपनी बन जाएगी। और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, फिफ्थ, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने चाहिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने चाहिए, किन के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, अलग अलग नेशन के साथ में बायलैटरल हमने ट्रीटी वगैरह करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उसको काफ़ी हेल्प करनी चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए, ताकि है ना कंपनीज भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि लोग बाग और को सैलरी मिले और हमारी जो इकोनॉमी वापस मूव कर सके। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।